हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम अगेन इन करियर इन्फिनिटी क्लासेस वीडियो चैनल। तो बेटा हम लोग इसमें आज देखेंगे 10 मिनट बायोलॉजी में, जिसको आजकल हम लोग बोलते हैं बायोलॉजी इन वन शॉट। तो चैप्टर नंबर 18 दैट इज बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, 11th एनसीईआरटी। चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले बेटा ब्लड क्या होता है? ब्लड होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। ब्लड को क्या कहते हैं? स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू या फिर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू या फिर फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी फाइबर्स नहीं पाए जाते। तो देखिए क्या है, ब्लड इज द स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स इन प्रिंसिपल वैस्कुलर सिस्टम ऑफ द मैन। मतलब हमारे जितना भी वैस्कुलर सिस्टम है उसमें ये बह रहा है, और अदर वर्टिब्रेट्स में भी पाया जाता है। और इसमें होता है एक लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट को बोलते हैं प्लाज्मा। और बेटा इसमें जो सॉलिड पार्ट होता है जिसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं वो हमारे होते हैं ब्लड कॉप्सल्स। और ब्लड कॉप्सल्स में क्या आएंगे? एरिथ्रोसाइट्स यानी आरबीसी, ल्यूकोसाइट्स यानी कि डब्ल्यूबीसी, और थ्रोम्बोसाइट्स यानी प्लेटलेट्स। तो आइए देखते हैं प्लाज्मा क्या होता है। तो ब्लड से अगर हमने सारी ब्लड सेल्स को या फॉर्म्ड एलिमेंट को माइनस कर दिया तो जो लिक्विड बचेगा उसे प्लाज्मा कहते हैं। प्लाज्मा लिक्विड पार्ट होता है, जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है, और ये स्ट्रॉ कलर का होता है। स्ट्रॉ कलर मतलब हल्का पीला कलर का होता है, हल्का पीला कलर का होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, चिपचिपा होता है, विस्कस होता है। और इसके अंदर 90 से लेकर के 92% वाटर और 6 to 8% प्रोटीन होता है, और ट्रेस अमाउंट में बाकी चीज़ें भी होती हैं जो कि हमारा सेल यूज़ कर लेती है। ठीक है, फिर देखते हैं बेटा लिम्फ की बात करते हैं। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ भी येलो कलर का, स्लाइटली एल्कलाइन और कोगुलेबल, यानी कि कॉगुलेट हो जाएगा बेटा। कॉगुलेट होगा मतलब जम जाएगा। क्यों जमेगा? क्योंकि इसके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी होगी जिसको हम लोग ने, और डब्ल्यूबीसी में भी ज्यादातर लिम्फोसाइट्स होगा। ठीक है, और लिखा हुआ है ये एक लिक्विड है, रिजेंबल करता है ब्लड प्लाज्मा से। मतलब ब्लड प्लाज्मा से ही इसका फॉर्मेशन होता है, देखा जाए तो इसका फॉर्मेशन ब्लड प्लाज्मा से ही होता है, इसीलिए तो ये उससे रिजेंबल करेगा ही करेगा। फिर आगे चलते हैं, सीरम क्या होता है बेटा? अगर हम ब्लड प्लाज्मा में से सारे क्लॉटिंग फैक्टर जैसे फाइब्रिनोजन और अदर क्लॉटिंग फैक्टर को रिमूव कर दें या माइनस कर दें, देखो लिखा है प्लाज्मा माइनस फाइब्रिनोजन एंड अदर क्लॉटिंग फैक्टर, तो बन जाएगा ब्लड सीरम। क्या ब्लड सीरम कोगुलेट होगा? क्या उसके अंदर कोगुलेशन प्रॉपर्टी आएगी? आंसर आएगा नहीं आएगी। ठीक है, हार्ट बीट क्या होता है? हार्ट बीट का मतलब होता है हार्ट एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगा, हार्ट की मसल एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी, फिर वो रिलैक्स हो जाएगी। इस पूरे साइकिल को हार्ट बीट बोलेंगे। यानी क्या होगा? रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट विच इंक्लूड्स वन सिस्टोल। देखो सिकुड़ने को बोलते हैं सिस्टोल, जिसमें वॉल्यूम घट जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, यानी ब्लड पंप कर दिया जाता है। जब हार्ट फैलेगा तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, प्रेशर जो होता है घट जाएगा, उस समय हार्ट के अंदर ब्लड आ जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, दो अवस्थाएं होती है इसमें। और हार्ट बीट एक जनरल व्यक्ति का एक एडल्ट का हार्ट बीट जो कि स्वस्थ व्यक्ति है, लगभग एवरेज 72 बीपीएम यानी बीट्स पर मिनट आएगा। ठीक है बेटा, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है? जब हमारा हार्ट सिस्टोलिक अवस्था में होता है, यानी जब उसका वॉल्यूम कम होता है। वॉल्यूम कम होगा तो बेटा प्रेशर कैसा होगा? ज्यादा, क्योंकि पीवी बराबर कांस्टेंट, पीवी बराबर कांस्टेंट तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो आप समझ गए, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर ज्यादा हो गया। प्रेशर ज्यादा हो गया तो हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स है वो हार्ट के अंदर जो उपस्थित ब्लड है उसको पंप करके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट बाय द हार्ट ड्यूरिंग द सिस्टोल। और ये बात जरूर जोड़ लेना, वाया वेंट्रिकल, और ये लगभग 70 ml होता है। कार्डिक आउटपुट क्या होता है बेटा? जितना भी हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, अगर हम वो 1 मिनट का निकाल लें तो फिर आ जाएगा कार्डिक आउटपुट। देखो लिखा है अमाउंट ऑफ ब्लड पंप्ड बाय द हार्ट पर मिनट। 1 मिनट का अगर हम लोग टोटल पंपिंग देख लें तो इसको बोलते हैं कार्डिक आउटपुट, और कुछ लोग इसको हार्ट आउटपुट भी कहते हैं। द वैल्यू फॉर कार्डिक आउटपुट फॉर ए नॉर्मल पर्सन इज अबाउट आपकी 72 बीट्स पर मिनट है, और स्ट्रोक वॉल्यूम यानी एक बार में इतना ब्लड बाहर आ रहा है तो लगभग 5 लीटर पर मिनट होगी। बेटा एनसीईआरटी में दिया हुआ है एथलीट्स और जो लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं उनका कार्डिक आउटपुट नॉर्मल पीपल से कई गुना बढ़ जाता है। ठीक है, कार्डिक साइकिल क्या होती है? देखिए बेटा, कार्डिक साइकिल का मतलब होता है क्या? हार्ट सिकुड़ गया,
यानी कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फिर रिलैक्स हो गया। इस पूरे अगर हम साइकिल को एक उसमें देख लें, एक सिस्टम में देख लें, तो इसी सिस्टोल और डायस्टोल को, इसी कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट के एक बीट में अगर देखें तो इसी को बोलते हैं कार्डियक साइकिल। और कार्डियक साइकिल में कितना समय लगता है? 60 सेकेंड्स में 72 बीट्स होती है। तो आप बताओ, इसको इससे डिवाइड करो तो आंसर आ जाएगा 0.8 सेकेंड। इसी 0.8 सेकेंड में 4 काम होने हैं, ऑर्किल का सिस्टोल, फिर ऑर्किल का डायस्टोल, वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल। सिस्टोल क्या होता है बेटा? जब हार्ट की मसल सिकुड़ जाए, वॉल्यूम कम हो जाए, प्रेशर बढ़ जाए। डायस्टोल क्या होता है? जब हार्ट की मसल जो होती है रिलैक्स हो जाए और क्या होगा, उससे वॉल्यूम बढ़ जाएगा और प्रेशर घट जाएगा। तो ये देख लीजिए, क्लियर हो गया। बीपी क्या होती है बेटा? बीपी क्या होती है? देखो, जब हार्ट सिस्टोलिक अवस्था में होता है तो प्रेशर कैसा होता है बेटा? प्रेशर होता है उस समय ज्यादा। अगर प्रेशर ज्यादा होगा तो आप बताओ, हार्ट ब्लड को पंप कर देगा बाहर, हार्ट ब्लड को बाहर पंप कर देगा। बाहर मतलब हमारे आर्टरीज में। आर्टरी में जब पंप करेगा तो आर्टरी पर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है। इसी प्रेशर को हम मेजर कर लेते हैं, इसी प्रेशर को हम 2 बार मेजर करते हैं। कब? एक बार जब हार्ट सिस्टोल अवस्था में है और एक बार जब हार्ट डायस्टोल अवस्था में है। तो हमें 2 प्रेशर मिलेंगे, एक सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, एक डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है कहां से मेजर करते हैं? पहली बात तो आर्टरी से। कौन सी आर्टरी? ये आर्म वाली आर्टरी, इसका नाम होता है ब्रैकियल आर्टरी, ठीक है ना। तो ब्रैकियल आर्टरी से मेजर किया जाता है, ब्रैकियल आर्टरी से मेजर किया जाता है। वो भी लेफ्ट वाली से कि राइट वाली से? लेफ्ट वाली से, ठीक है। और 2 तरह का होगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी हाई बीपी लेवल, लो बीपी लेवल। इसका रेंज आएगा एक स्वस्थ व्यक्ति में 120 mmHg और इसका होता है 80। इसीलिए हम हमेशा एक्सप्रेस करते हैं 120-80 mmHg। अगर किसी डॉक्टर पूछे आपसे और आप बता दो कितना बीपी है, आप बताओगे 80-120, तो ये गलत है। पहले सिस्टोल बताया जाता है फिर डायस्टोल। हाइपरटेंशन क्या होता है? अगर मान लो मैं हाइपरटेंशन या मुझे कोई टेंशन हो गई, मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया या कोई अदर समस्या है, तो फिर क्या होगा? मेरा ब्लड गाढ़ा हो गया, ब्लड की विस्कोसिटी ज्यादा हो गई, तो उस केस में क्या होता है? व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसी केस को, इसी डिजीज को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्या होता है बेटा हाइपरटेंशन में? हाइपरटेंशन में होता ये है कि जो हमारा जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर लेवल है 120-80 पे होना चाहिए। अब जो ये वाला 120 वाला है वो और ऊपर चला जाएगा और 80 वाला और ऊपर चला जाएगा। तो क्या होगा? यानी कि नॉर्मल लेवल से ऊपर चला जाए अगर लेवल, और 120-80 से ऊपर चला जाए। एनसीईआरटी में लिखा है 140 से ये वाला अब चला जाए और लोअर वाला 90 से अब चला जाए, तो आप समझ जाओ कि हम लोग हाई बीपी या हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक होता है बेटा, एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। देखो, जो मशीन होती है, मशीन को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। बताइए, जिस मशीन से आप ईसीजी लेते हो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और जबकि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या होता है? एक होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, वो तो मशीन को बोल दिया, और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो आपको ग्राफ पेपर पे ऐसी लाइफ लाइन्स मिलती है, ऐसे जिगजैग, इसको बोलते हो आप इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। दिस इज द प्रिंट आउट ऑफ पैटर्न ऑफ हार्ट बीट taken on a graph paper on the from the electrocardiograph यानी ECG मशीन, ठीक है। अब लिम्फ क्या होता है? लिम्फ मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। लिम्फ का फॉर्मेशन भी बेटा प्लाज्मा से होता है। अब प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा कैसा था? लगभग कलरलेस था। तो ये भी कैसा होगा? कलरलेस होता है। मोबाइल फ्लूइड होगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह बहेगा। ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ब्लड से बना है। फिर आगे देखिए, ये जो होता है ये कहाँ बहेगा? लिम्फेटिक कैपिलरी में बहता है, लिम्फेटिक कैपिलरी में बहता है। और कहाँ से आता है? ये टिश्यू के बीच बीच में जो स्पेस होता है जिसमें टिश्यू फ्लूइड भरा होता है, वहीं से आता है और उसी से इसका निर्माण भी होता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय द स्क्वीजिंग ऑफ ब्लड थ्रू द कैपिलरी। देखो क्या बोला, इधर समझिए, समझने की कोशिश करिए। इधर क्या बोल रहा है? सबसे पहले ये जो ब्लड वेसल्स थी, यहां से कुछ मटेरियल निकल करके बाहर आया और ये टिश्यू के चारों तरफ जो स्पेस था वहां पे पहले आया, और ये इस स्पेस को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर टिश्यू स्पेस। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जब ये फ्लूइड आ जाएगा तो इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। अब ये टिश्यू फ्लूइड जो है वो बाहर आ गया। अब इसी से क्या होगा? इसी से क्या होगा? चीजें यहाँ पे ले ली जाएंगी और वेस्ट चीजें यहाँ छोड़ दी जाएंगी। अब देखिए बच्चों, इस फ्लूइड को यहाँ से हटाना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें वेस्ट मटेरियल भी मिल चुका है, ठीक है। इस फ्लूइड को हटा करके
हम एक कैपिलरी में ले जाएंगे जिसको हम बोलेंगे लिम्फ कैपिलरी। लिम्फ कैपिलरीज में इसको ले जाते हैं और लिम्फ कैपिलरी से लिम्फ वेन में चला जाता है। लिम्फ वेन से ये पहुंच जाता है फाइनली कहां पे, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा जिसमें ब्लड भरा हुआ है, जिसमें ब्लड भरा हुआ है, यानी लिम्फ भी फाइनली कहां पे जाके मिक्स हो जाता है, तो लिम्फ मिक्स हो जाता है ब्लड में। तो आप कह सकते हो कि लिम्फ का फॉर्मेशन ब्लड से ही होता है और वो ब्लड में ही जाके मिक्सअप हो जाता है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं और लिखा हुआ इट इज फ्लो, इट्स फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। इसका फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। कहां से, फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट, वापस नहीं आता। कंपोजिशन क्या होता है लिम्फ का, लिम्फ का कंपोजिशन बताया था, बिल्कुल प्लाज्मा जैसा ही होता है। ठीक है, उसमें केवल और केवल लिम्फोसाइट्स पाई जाती है जो कि एक प्रकार की डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स है। ठीक है, और लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है, पैथोजन को नुकसान पहुंचाना, पैथोजन को किल कर देना। ठीक है, जो लिम्फ का फंक्शन क्या दिया हुआ है, नंबर 1 जो एक्सेस फ्लूइड था, टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड जब एक्सेस हो गया था और उसको वहां से हटाना। एक तो क्या करना था, टिश्यू फ्लूइड जब एक्सेस हो जाए तो उसको वहां से हटा लेना, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस से हटा करके कहां पे वापस मिला देना, ब्लड में। दूसरी बात, इसके अंदर लिम्फोसाइट्स थी और लिम्फोसाइट्स दो प्रकार की होती है, एक होती है टी लिम्फोसाइट और सेकंड वन इज बी लिम्फोसाइट। आपको पता होगा कि टी लिम्फोसाइट सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी करती है, जबकि बी लिम्फोसाइट जो होती है एंटीबॉडी बनाती है। एंटीबॉडी एंटीजन्स को बांध लेते हैं और बांधने के बाद मैक्रोफेजेस सेल आकर के इन एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों को खा जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, हमारी बॉडी में उपस्थित जो पैथोजेंस हैं उनका सफाया हो जाता है। ठीक है, फिर आपको पता होगा लिम्फ कैपिलरी, जो लिम्फ कैपिलरी हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है, जिसमें पचा हुआ फैट एब्जॉर्ब होता है। पचा हुआ फैट कहाँ एब्जॉर्ब होता है, लिम्फ कैपिलरी या ब्लड कैपिलरी में, आंसर आएगा लिम्फ कैपिलरी। कौन सी लिम्फ कैपिलरी, ब्रॉड वाली, नाम क्या है, लैक्टियल्स। तो मैं लिख देता हूं यहां पे, लैक्टियल्स में जाकर के एब्जॉर्ब होगा। ब्लड कोगुलेशन की मैकेनिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्लड कोगुलेशन की जो मैकेनिज्म होती है वो कास्केड मैकेनिज्म पर डिपेंडेंट होती है। कास्केड क्या होती है, चेन लाइक फैशन में अगर कोई चीज हो, एक रिएक्शन दूसरे से लिंक हो, तब इसको बोलते हैं कास्केड मैकेनिज्म। देखो क्या लिखा है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में क्या होगा, जिस टिश्यू का इंजरी हो गया है, जिस टिश्यू का इंजरी हो गया है वहां से एक कंपोनेंट रिलीज होता है, उस कंपोनेंट को बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लस वहां पर कैल्शियम आयन भी रिलीज होगा और कुछ अदर प्रोटीन्स भी होती है। तो मेन होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। बताइए अगर यहां चोट लगी तो क्या रिलीज होगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस कैल्शियम आयन प्लस सम प्रोटीन। ठीक है, मेन है थ्रोम्बोप्लास्टिन। और ब्लड प्लेटलेट्स जो हमारी बॉडी के अंदर हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट हैं, वो भी डिसइंटीग्रेट हो जाती है और वो रिलीज करने लगती हैं कुछ थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो भी कुछ थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालती हैं। लेकिन ये इंजर्ड टिश्यू से निकलने वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन था और ये प्लेटलेट्स वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन है। यहां पर भी कैल्शियम और प्रोटीन आयन होंगे। अब देखो एक एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम होता है। ठीक है, अब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा और ये एंजाइम क्या कर देता है, हिपैरिन को इनएक्टिव कर देता है और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वालों को क्या कहते हैं, कैटलिस्ट। और हमारी बॉडी में ये एंजाइम की तरह काम करेगा। और वैसे भी किसी भी एंजाइम के आगे एज लगा होता है तो नाम में पढ़िए क्या लगा हुआ है, थ्रोम्बोकाइनेज। तो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, कैटलिस्ट की तरह काम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। और बताइए और क्या करेगा, हिपैरिन जो हमारे ब्लड को जमने से रोक रहा था, सबसे पहले तो उसको इनएक्टिव करना चाहिए, वो काम भी यही कर लेगा। अब देखिए अब ये एंजाइम करेगा क्या, ये एंजाइम इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। क्या है ये रिएक्शन, प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन जो देखो किसी भी कंपाउंड के पहले प्रो या बाद में जन लगा हो तो वो इनएक्टिव होता है। तो बताओ प्रोथ्रोम्बिन कैसा हुआ, इनएक्टिव की एक्टिव, इनएक्टिव। अब इस एंजाइम ने इस प्रोथ्रोम्बिन पर काम किया इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम, इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। तो देखो ये एक्टिव हो गया। प्रोथ्रोम्बिन का एक्टिव फॉर्म बताओ, प्रो हटाओ क्या बनेगा, थ्रोम्बिन। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन फिर से कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। अभी ये एक और केमिकल है जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, क्या नाम दिख रहा है, फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन जो होता है ये जो होता है ब्लड क्लॉटिंग के लिए बहुत ही जिम्मेदार है, फाइबर बनाता है, चोट के ऊपर फाइबर बनाता है, वुंड के ऊपर फाइबर बनाता है और इसी वजह से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। तो फाइब्रिनोजन को ये वाला एंजाइम क्या कर देता है, इनएक्टिव से एक्टिव कर देता है। फाइब्रिनोजन को एक्टिव करने के लिए क्या करो, जन हटाओ, तो नाम क्या पड़ा, फाइब्रिन। फाइब्रिन। अब यहां पर जहां पे चोट लगी थी वहां क्लॉट या कोगुलम बन गया।
इस तरह से ब्लड निकलना बंद हो गया। फंक्शन ऑफ ब्लड पूछा है, ब्लड का तो बहुत सारा फंक्शन है, खाने को ले जाना, वेस्ट को ले जाना, रेस्पिरेटरी गैसेस को लाना और ले जाना, हार्मोन्स को लाना और ले जाना, मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को लाना और ले जाना। ठीक है, तो मैं सारा कुछ बता चुका हूं आपको। रॉ मटेरियल की सप्लाई करना हर सेल को। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस, पीएच बैलेंस, बॉडी का तापमान मेंटेन करना और इम्यूनिटी में भी मदद करना। क्यों? बी और टी लिम्फोसाइट सेल्स एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे जाती हैं? इसी रिवर के थ्रू तैर के जाती है। दिस इज नोन एज रिवर ऑफ लाइफ, दिस इज नोन एज रिवर ऑफ लाइफ। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, किसी का ए तो किसी का बी, किसी का ए बी तो किसी का ओ। ठीक है, अब क्या खास बात है, देखो आरबीसी पे जो आरबीसी के सरफेस पे जो शुगर पाई जाती है उसको एंटीजन कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे बोलना चाहिए वैसे प्रोटीन, वैसे शुगर भी होती है, लेकिन यहाँ जिसकी बात कर रहा है वो एंटीजन प्रोटीन की बात कर रहा है। फिर यहाँ देखिए, इसका अपोजिट होता है एंटीबॉडी। ये कहाँ पाई जाती है? प्लाज्मा में। मतलब आरबीसी के ऊपर पाई जाने वाली विशेष प्रोटीन्स को हम एंटीजन और प्लाज्मा में पाई जाने वाली विशेष प्रोटीन्स को हम एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है, तो जिसका जो ब्लड ग्रुप होता है उसके पास वही एंटीजन है। जैसे ए व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ए होगा। एंटीबॉडी होता है एंटी लिख करके उल्टा, यानी ए का अपोजिट यहाँ बी आएगा। ठीक है, इसी तरह बी का बी हो गया, एंटी ए हो गया। ए बी में दोनों होंगे, इसमें कोई नहीं होगा एंटीबॉडी। फिर इसी तरह ओ वाले में एंटीजन कोई नहीं होगा, एंटीबॉडी दोनों होंगे, एंटी ए भी होगा, एंटी बी भी होगा। अच्छा, अब आपको यहाँ पे जान लेना ये जरूरी है, ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। ओ यूनिवर्सल डोनर होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप देख पा रहे हो उसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है। बताइए, ओ इज यूनिवर्सल डोनर। ओ यूनिवर्सल डोनर क्यों था? क्योंकि उसके पास एंटीजन नहीं था। जबकि देखो आप, ये जो ए बी होता है, ए बी ब्लड ग्रुप वाले जो लोग होते हैं वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं, मतलब वो किसी भी ब्लड ग्रुप को ले सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसका कारण क्या है, क्यों ले सकते हैं? आप देख पा रहे हो इसके पास क्या नहीं है? एंटीबॉडी। तो एंटीजन नहीं होगा तो ये यूनिवर्सल डोनर बनेगा, एंटीबॉडी नहीं होगा तो ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर बनेगा। अब रईसस मंकी में एक फैक्टर खोजा गया जिसको कार्ल एंड स्टीनर और वीनर ने 1940 में खोजा था। किसने खोजा था? कार्ल एंड स्टीनर एंड वीनर ने। कब खोजा था? 1940 में। ठीक है, कहां खोजा था? रईसस मंकी में। अब रईसस मंकी की स्पेलिंग आप देख ही रहे हो, RHESUS। तो RH के शुरू के दो जो अल्फाबेट थे वो ले लिया गया, इसीलिए इसका नाम पड़ गया RH फैक्टर। ठीक है, वर्ल्ड में 80% लोग में RH फैक्टर पाया जाता है, उन्हें RH पॉजिटिव बोलते हैं, और जिनमें 20% में नहीं पाया जाता उन्हें RH निगेटिव बोलते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया, ये एक नया टाइप का एंटीजन था जो कि आरबीसी पे पाया जाता था। जिनमें पाया जाता था RH पॉजिटिव, जिनमें नहीं पाया जाता RH निगेटिव। ठीक है, इसमें एक बहुत बड़ी एक समस्या है। देखो, अगर हम लोग RH पॉजिटिव मेल की मैरिज RH निगेटिव फीमेल से करा दें तो पहला बेबी तो आराम से बॉर्न हो जाएगा जो कि RH पॉजिटिव था, लेकिन जब उसकी डिलीवरी होगी तो बच्चे का ब्लड और मम्मी का ब्लड प्लेसेंटा के कट जाने से या टूट जाने से मिक्सअप हो जाएगा। मिक्सअप हो जाएगा तो मम्मी में RH एंटीजन पहुंच जाएंगे, मम्मी बना लेंगी RH एंटीबॉडी, जो नेक्स्ट वाली प्रेगनेंसी के समय बच्चे में पहुंच जाएगा। अब इस तरह का बच्चा सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। मतलब फर्स्ट डिलीवरी तो हो गई बच्चे की, सेकेंड, थर्ड एंड जो भी सबसीक्वेंट डिलीवरीज होंगी वो अब नहीं हो पाएंगी। इसके लिए बचने का उपाय एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एंटी RH एंटी सीरम का इंजेक्शन लगा दें। लेकिन कब लगाएंगे? 2 महीने बाद डिलीवरी के? नहीं, डिलीवरी के तुरंत बाद। जैसे डिलीवरी हुई विद इन 1 आवर 2 आवर लगा देते हैं, तो तब जाके इससे आराम मिलेगा। इट प्ले ए क्रूशियल रोल इन द चाइल्ड बर्थ बॉर्न out a marriage between the RH negative human and RH positive man causing to produce anti RH antibody। तो वही बोल रहा है कौन सी मैरिज में ये समस्या आएगी, मैंने पहले बोला, लिख रहा है RH निगेटिव फीमेल होनी चाहिए, RH पॉजिटिव मेल, तब ये समस्या आएगी। अच्छा, दोनों पॉजिटिव हो तो कोई समस्या नहीं, दोनों निगेटिव हो कोई समस्या नहीं, फादर RH निगेटिव हो मदर RH पॉजिटिव हो तो भी कोई समस्या नहीं। इसलिए बायोलॉजिकली ये मैरिज थोड़ी सी अवॉइड करनी चाहिए। फिर ऐसे नोड क्या होता है? ऐसे नोड को पेस मेकर बोलते हैं। ये राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर होता है और यहीं से हार्ट बीट जनरेट की जाती है। ये सेल्फ एक्साइटेशन यानी ऑटो एक्साइटेबल होता है और ये राइट ऑर्कल के राइट अपर कॉर्नर पर होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जबकि एवी नोड जो होता है इसको पेस सेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पेस सेटर।
पेस सेटर क्या होता है, राइट ऑर्किल के लेफ्ट लोअर कॉर्नर में होता है, राइट ऑर्किल के लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर होता है, इसको एवी नोड कहते हैं और ये काफी क्लोज होता है एवी सेप्टम के, ठीक है। और ये क्या करता है, ये सेटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जनरेट नहीं कर पाता लेकिन बीट्स को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, इसलिए इसको बोलते हैं सेट करने वाला सेटर। ह्यूमन हार्ट कैसा होता है, देखो पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम मेसोडर्मल होता है, तो ह्यूमन हार्ट भी कैसा होगा, मेसोडर्मल। हार्ट हमारे लंग्स के बीच के मीडियास्टिनल स्पेस में प्रेजेंट होता है और हल्का सा लेफ्ट साइड पे होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो डिराइव फ्रॉम द मेसोडर्म एंड प्रेजेंट इन थोरेसिक कैविटी इन बिटवीन द लंग्स एंड प्रोटेक्टेड बाय डबल मेम्ब्रेन कवरिंग पेरिकार्डियम, यानी हार्ट के चारों तरफ डबल मेम्ब्रेन कवरिंग होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं, इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो बाहरी जर्क से हार्ट को बचाता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हमारा हार्ट कितने चैम्बर है, 4 चैम्बर्ड है, 4 चैम्बर्ड है, तो देखो राइट ऑर्कल, लेफ्ट ऑर्कल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, तो ये हो गया। तो 4 चैम्बर है तो दो तो एट्रिया या एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल है, लेफ्ट और राइट वाला। और देखो दोनों ऑर्किल को ये अलग कौन कर रहा है, दोनों ऑर्किल को अलग कर रहा है इंटर आरिकुलर सेप्टम, ये देखो इंटर आरिकुलर सेप्टम सेपरेट्स टू एट्रिया या ऑर्किल, दोनों ऑर्किल को यानी राइट और लेफ्ट को अलग कौन कर रहा है, आईएस, इंटर आरिकुलर सेप्टम, इंटर आरिकुलर सेप्टम। जबकि दोनों वेंट्रिकल को अलग कौन कर रहा है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, आईवीएस, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये अलग कर रहा है, ठीक है। जबकि एट्रिया से वेंट्रिकल को कौन सेपरेट कर रहा है, एट्रिया से वेंट्रिकल को, यानी इसकी बात कर रहा है, तो ऊपर एट्रिया हो गया नीचे वेंट्रिकल हो गया, तो बोल दो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम यानी एवीएस, एवीएस एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। अब आइए वाल्व की बात कर लेते हैं। अब हार्ट में देखो, अभी अभी तो आपने देखा ये राइट एट्रियम, ये लेफ्ट एट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पे होता है राइट वाले में होता है ट्राइकस्पिड वॉल, लेफ्ट वाले में होता है बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में कौन सा होगा, ट्राइकस्पिड, तो पढ़िए द वॉल बिटवीन द राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल इज ट्राइकस्पिड व्हाइल बिटवीन द लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल। तो देखो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां से निकलती पल्मोनरी आर्टरी, यहां से निकलती सिस्टेमिक एरोटा, अब यहां पर भी एक वाल्व लगा होता है, इन दोनों वाल्व का नाम सेम है, पल्मोनरी आर्टरी में जो वाल्व लगा होगा उसका नाम है सेमिल्यूनर वाल्व, और इसी तरह सिस्टेमिक एरोटा में जो वाल्व लगा होगा उसका नाम भी सेमिल्यूनर वाल्व है। तो देखो क्या लिखा था, ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द ओपनिंग ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल टू द एरोटा इज गार्डेड बाय सेमिल्यूनर वाल्व, यानी इनमें कौन सा वाल्व होता है, सेमिल्यूनर वाल्व। तो सारे वाल्व्स क्लियर हो गए। जितने भी वॉल्व्स होते हैं बेटा वो केवल एक दिशा में ब्लड को ले जाते हैं, वापस लौटने से रोकते हैं, मतलब एक बार ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आ गया तो वापस नहीं जाएगा, या फिर यूं कहें एक बार वेंट्रिकल से एरोटा या फिर पल्मोनरी आर्टरी में आ गया तो वापस नहीं जाएगा, ठीक है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ट्राइकस्पिड वाल आपको बता दिया था, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में होगा। बाइकस्पिड वाला आपको बता दिया था, वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होगा और 2 फ्लैप का बना होता है, इसलिए बाइकस्पिड, ये 3 फ्लैप का बना था इसलिए इसको ट्राइकस्पिड बोलते थे, ठीक है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। सेमिल्यूनर वाल्व भी क्लियर हो गया, ये कहाँ पे था, तो राइट एट्रियम और पल्मोनरी आर्टरी के जंक्शन पर, लेफ्ट एट्रियम और सिस्टेमिक एरोटा के जंक्शन पर सेमिल्यूनर वाल्व था। स्टैंडर्ड ईसीजी एंड रीडिंग ऑफ ईसीजी, तो उसमें पी वेव जो होता है वो इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन यानी डीपोलराइजेशन को दिखाता है, लेकिन किसके डीपोलराइजेशन को दिखाएगा, पी वेव दिखाता है एट्रियम के डीपोलराइजेशन को। तो बताइए पी वेव किसको दिखाता है, द डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रियम, एंड लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ द एट्रिया, दोनों एट्रिया एक साथ सिकुड़ेंगे, दोनों एट्रिया एक साथ सिकुड़ेंगे, इसी को बोलते हैं क्या, पी वेव। अच्छा फिर देखिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी ईसीजी, ग्राफिकल रिकॉर्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस बाय द एक्साइटेशन ऑफ कार्डियक मसल, मतलब जब भी कभी कार्डियक मसल एक्साइटेड होती है तो कुछ ना कुछ क्या करती है, वो इंपल्स देती है, इसी इंपल्स को हम ईसीजी मशीन द्वारा क्या करेंगे, डिनोट कर लेंगे, और इसमें हमें 4 वेव मिलेंगी, पी वेव, QRS वेव और एक टी वेव। तो यानी यहाँ पे 3 इसलिए बोला गया क्योंकि एस को इसमें ले लिया गया है, और ये एनसीईआरटी का फिगर है तो इसमें देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों देखो पी वेव क्या शो कर रहा था, एट्रिया का कॉन्ट्रैक्शन या एट्रियल सिस्टोल या एट्रियल डीपोलराइजेशन, ठीक है। QRS क्या शो करता है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये देखो, या डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल या वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक है। तो ये QRS, ठीक है।
ये टी वेव क्या शो कर रहा है, टी वेव ये शो कर रहा है कि जो वेंट्रिकल है वो एक्साइटेड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में आ गया है, मतलब रीपोलराइजेशन स्टेज में आ गया, ठीक है। और लिखा द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल, द एंड ऑफ टी वेव मार्क द एंड ऑफ सिस्टोल। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बात है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है बेटा? डबल सर्कुलेशन ये होता है, सोचो जरा, हमारे हार्ट में राइट साइड में जो ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड आ रहा है, और लेफ्ट साइड में कैसा आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड। तो ये जो ब्लड आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड, जो राइट साइड में ब्लड आ रहा है वो डीऑक्सीजनेटेड है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाएगा और लंग्स प्यूरिफाई करके यहां तक भेज देगा। तो देखो यहां से पूरा ट्रैक देखो, इसको ऐसे सोचो जरा, पूरा ट्रैक सोचिए, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां देखो पूरी बॉडी में जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया वो यहां पे आ गया। आप यहां से स्टार्ट किया करो वेंट्रिकल से, तो यहां से साइकिल चालू कर रहे हैं। सबसे पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट वेंट्रिकल में था, अब वो आ गया पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से चला गया लंग्स में, लंग्स में क्या हुआ, CO2 को निकाल लिया गया और O2 को दे दिया गया, O2 सप्लाई कर दिया गया, CO2 निकाल लिया गया। अब ये ऑक्सीजनेटेड हो गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पे चला गया, ये चला गया पल्मोनरी वेन में, इसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन से ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया। अब देखो यहां से लेकर के यहां तक का पूरा पाथवे में लंग्स इन्वॉल्व हुआ, इसलिए इसे बोलेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलेंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन। आप खुद देखो, द ब्लड पंप बाय द राइट वेंट्रिकल, ये देखो राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, कैसा था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहां ट्रांसफर हो करके चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में, ये देखो। फिर कहां पहुंचा, लंग्स में। अब यहां पर CO2 और O2 का एक्सचेंज हो गया सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, और ब्लड जो है वापस हार्ट में पहुंच गया। किसके द्वारा पहुंचा, पल्मोनरी वेन के द्वारा। एक्चुअली कहां पहुंचा, लेफ्ट एट्रियम में। इसी को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बेटा एक दूसरा केस देखो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखो यहां कैसा ब्लड आया, ऑक्सीजनेटेड। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आया, पहली बार लेफ्ट वेंट्रिकल से पंप कर दिया गया सिस्टेमिक एरोटा, या एरोटा बोल दो सिंपली। एरोटा से चला गया आर्टरी में, आर्टरी से चला गया आर्टीरियोल में, आर्टीरियोल से चला गया कैपिलरी में। कैपिलरी किसके टच में रहती है, सेल के टच में रहती है। यहीं पर एक्सचेंज हो गया, यहीं पर एक्सचेंज हो गया। अब फाइनली क्या बन गया, वेन्यूल, वेन्यूल से क्या बन गया, वेन, वेन से क्या बन गया, वेना केवा, वेना केवा। वेना केवा कहाँ ओपन हो गया, पल्मोनरी आर्टरी में। यहां से स्टार्ट करो, यहां पे खत्म हो, तो यहाँ पे देखो बॉडी के टिश्यू इन्वॉल्व हो गए, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग क्या, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो देखो क्या लिखा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से निकला, लेफ्ट वेंट्रिकल से, फिर कहाँ होते हुए, अरोटा से होते हुए डिफरेंट बॉडी के सेल या टिश्यू तक पहुंच गया। यहाँ पर O2 और CO2 का एक्सचेंज हो गया, वही इस तरीका है सिंपल डिफ्यूजन, और फिर लौट के चला आया वेना केवा तक। इसको बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। इस प्रकार आपने देखा कि दो तरह के सर्कुलेशन हो रहे हैं, पल्मोनरी और सिस्टेमिक। दोनों को मिला लो तो क्या बोलोगे, सिंगल सर्कुलेशन की डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन की डबल, तो आंसर आएगा डबल। फिर देखिए बेटा, हाइपरटेंशन पहले ही क्लियर करा दिया था मैंने बोला था कि कई समस्याएं हो सकती हैं। इसका एक मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आर्टरी का नैरो हो जाना, आर्टरी का नैरो हो जाना, उसकी इलास्टिसिटी का ओल्ड एज के साथ साथ कम हो जाना, ठीक है, जिससे, और कभी कभी तो ये फट भी जाती हैं, जैसे ब्रेन की नसें फट जाती तो ब्रेन हैमरेज हो जाता है, इसीलिए इसको साइलेंट किलर बोलते हैं। साइलेंट किलर मतलब पता भी नहीं चलेगा और डेथ भी हो जाएगी। कैड क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसी को एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है, ये हमारी आर्टरी की जो हमारी हार्ट की आर्टरी होती है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। ये हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अब देखिए यहाँ पे ब्लड का थक्का जम जाएगा, जब आर्टरी के ल्यूमेन में ब्लड का थक्का जमता है तो हार्ट को ब्लड सप्लाई घटने लगती है, और घटने से क्या होगा, हार्ट प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। मतलब जितना हमारे ब्लड को पंप करना, जितना हमारे बॉडी को ब्लड चाहिए उतना हार्ट ब्लड पंप नहीं कर पाता, तो इसी से हो जाता है कैड, या फिर इसी को कुछ लोग हार्ट अटैक भी कहते हैं, हार्ट अटैक। तो देखो इसका कारण था, द सप्लाई ऑफ ब्लड टू द हार्ट मसल इज अफेक्टेड कॉज्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, फैट एंड कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पे कैल्शियम, फैट और कोलेस्ट्रॉल जम गया और फाइबर बन जाते हैं, जिससे ल्यूमेन नैरो हो गया और इससे हार्ट अटैक हो जाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस को क्या बोलते हैं, इसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस इसमें भी होता है, इसमें
स्क्लेरोसिस बोल रहे हैं, इसमें आर्टेरियोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो जाती है। यहाँ पे किसकी कमी हुई थी? ब्लड की। यहाँ ऑक्सीजन सप्लाई की कमी हो गई और हार्ट की मसल को ऑक्सीजन सप्लाई ना मिल पाने के कारण काफी तेज चेस्ट में पेन होता है। चूंकि ये पेक्टोरल रीजन है, यहाँ बहुत सारा पेन होता है, इसीलिए इसको बोला गया एंजाइना पेक्टोरिस। ठीक है, और हार्ट अटैक तो बता ही दिया था, बताया गया था कि हार्ट मसल सडन डैमेज हो जा रही है। क्यों? क्योंकि पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं मिल पा रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? अंदर ल्यूमेन क्या नैरो हो गया। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाए। कार्डियक अरेस्ट तब होता है जब हार्ट बीट स्टॉप हो जाए। हार्ट बीट स्टॉप कब होती है? जब एवी नोड फेल हो जाए, याद रखिएगा, एवी नोड फेल हो जाए। और आर्टीरियोस्क्लेरोसिस क्या होती है? इसमें हमारी आर्टरी हार्ड हो जाती है, आर्टेरियोल्स हार्ड हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि फाइब्रस टिश्यू जम जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू वहाँ पे जम जाते हैं या बन जाते हैं और इससे इलास्टिसिटी लूज हो जाती है और ये हाइपरटेंशन का सबसे बड़ा कारण है, यानी हाई बीपी का सबसे बड़ा कारण यही है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई होप सो बेटा कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। बायोलॉजी इन वन शॉट, इससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो जाता है बेटा। तो आप लगातार इसको देखते रहिए। बहुत कम ही टॉपिक अब बचे हुए हैं, जो कि 2-4 टॉपिक और बचे हुए वो भी मैं करा दूंगा। बाकी मैंने पूरी 11th पूरी 12th की बायोलॉजी इन 10 मिनट्स यानी बायोलॉजी इन वन शॉट बना करके आप लोगों को अपलोड करके दे दी है। ठीक है बेटा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लिया करिए ताकि मेरी अपडेटेड जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके। ठीक है बेटा, फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।